एक अमेंडमेंट केवल। तो 2004 में नीति बनी, लॉ मिनिस्ट्री को कह के 2 साल बाद 2006 में कानून ड्राफ्ट हुआ। एक संशोधन 2006 में ड्राफ्ट हुआ और ड्राफ्ट संशोधन 2008 में संसद में पेश हुआ। हर स्टेज पर 2 साल का डिले है। 2004 में नीति बनी, 2006 में कानून का संशोधन का ड्राफ्ट बना, 2008 में संसद में पेश हुआ और 2010 में संसद से पास कराया, फिर 2 साल का डिले। और पारित विधेयक को 2 साल बाद फरवरी 2012 में अधिसूचना जाहिर करके अधिसूचित किया। पारित विधेयक जो 2010 में पारित हो गया, उसको 2012 में अधिसूचित किया और इस बीच में भी कोल ब्लॉक बांटते रहे। ये एक एक चीज दिमाग में दर्ज कर लो कि 8 साल का विलंब है, हर स्टेज पर 2-2 साल का विलंब है। 2004 में नीति बनी, 2006 में कानून बना, 2008 में कानून पेश हुआ, 2010 में कानून पारित हुआ और पारित कानून अधिसूचित हुआ 2012 में। और इस पूरे बीच में कोल ब्लॉक बढ़ते गए। अब जितनी देरी मित्रों करी नीति लागू करने में, उतनी जल्दी करी कोल ब्लॉक को बांटने में। एक आंकड़ा याद रखना, 1993 से 2005 के बीच 12 वर्षों में जितनी सरकारें रहीं, सबने कुल मिलाकर 70 कोल ब्लॉक आवंटित किए। 1993 से 2005 के बीच। और इन्होंने 2006 से 2010 के बीच 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए। 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, यानी दुगने से भी ज्यादा। जल्दी क्या थी? जैसे मैंने कहा कि वो तलवार लटकी हुई थी। अगर वो नीति कभी ना कभी तो लागू होनी थी, कितना और डिले करते। तो जब वो नीति आ जाती तो पैसा बनाने का कि मुर्गी मर जाती। इसलिए इन्होंने वो तलवार लटकाकर और 8 साल की डिले में 142 कोल ब्लॉक आवंटित कर दिए। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था ना, मोटा माल, वो ऐसे ही नहीं किया था। वो मोटा माल खाने के लिए 8 साल की देरी की गई और वो मोटा माल खाने के लिए 8 साल में 142 ब्लॉक बांट दिए गए। और वो मोटा माल कैसे खाया जा रहा था? जब हमने ये पूछा कि आपने 8 साल की देरी क्यों की, बाहर पूछा, संसद तो चल नहीं रही थी, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि हमने तो कोल ब्लॉक इसलिए जल्दी जल्दी बांटे क्योंकि अगर हम नहीं बांटते तो विद्युत का उत्पादन नहीं होता, कम बिजली पैदा होती। अगर हम नहीं बांटते तो जीडीपी का विकास दर कम बढ़ती और अगर हम कम बांटते तो देश के खजाने में पैसा कम आता। तो हमने कहा कि जो आपने कोल ब्लॉक बांटे उसमें एक को छोड़कर किसी ने खनन का काम शुरू नहीं किया। कहां है वो बिजली? कहां है वो जीडीपी की विकास दर? और कहां है वो रेवेन्यू? तो हमने कहा बिजली तो गायब हो गई, बनी ही नहीं, विकास दर बढ़ी ही नहीं, रेवेन्यू जरूर आया, सरकारी खजाने में नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया। तो ये चीजें बिल्कुल सीधी सीधी सपाट हैं, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। इसमें किसी पे मना भी नहीं कर सकते। वो नहीं कह सकते कि 8 साल की डिले नहीं है, वो नहीं कह सकते कि 8 साल में 142 ब्लॉक नहीं बांटे। और दूसरी चीज तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपने आप है कि अगर 8 साल में तुम नीति लागू नहीं करते और 8 साल में 142 कोल ब्लॉक बांट देते हो और बिजली बनती नहीं, विकास दर बढ़ती नहीं, तो रेवेन्यू जहां आता है उसी को मित्रों मोटा माल कहते हैं, मोटा माल। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला आया, सीएजी के पास जब ये मामला गया तो सीएजी ने पूरे 142 ब्लॉकों का घाटा जो निकाला, वो मालूम है, वो 1,86,000 करोड़ नहीं निकाला, वो 10 लाख करोड़ निकाला।
10 लाख करोड़ के घाटे की ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी उन्होंने। सीएजी का एक तरीका है, जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है तो सरकार जवाब देती है, और अगर सीएजी कन्विंस होता है तो उसके जवाब को मंजूर करता है और फिर नई रिपोर्ट फाइनल देता है। तो सरकार ने यह लिखा कि आपने जो पूरे 142 ब्लॉक का घाटा निकाला, इसमें से बहुत से ब्लॉक हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिए हैं, वो घाटा आप इसमें से निकाल दीजिए, उसके बाद जो नुकसान है वो बताइए। तो इन्होंने सरकार का जवाब मंजूर कर लिया। तो ये उनका जवाब मंजूर करने के बाद केवल निजी कंपनियों से जो नुकसान हुआ है मित्रों, वो 1,86,000 करोड़ का है जो C&AG ने अब निकाल करके दिया। हैरान होती हूं मैं कई बार, अपने यहां कहते हैं बच्चे को जब वो किसी प्रतियोगिता में दौड़ता है कि देखो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड ये था, अगला रिकॉर्ड इससे बेहतर होना चाहिए। जब दोबारा दौड़ के आता तो कहते तीसरा रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, तीसरा उससे बेहतर होना चाहिए। मित्रों, घोटालों में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड ये सरकार अपने आप से प्रतियोगिता कर रही है। पहला आया CWG 70,000 करोड़, दूसरा आ गया 2G 1,76,000 करोड़, तो तीसरा आ गया कोल ब्लॉक 1,86,000 करोड़। ये आपस में प्रतियोगिता करके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है ये सरकार। और जब हम सदन को बंद करते हैं तो हमें कहते चर्चा करा लो। क्या करा लें चर्चा? 3 विधाओं में चर्चा होती है मित्रों। एक है नियम 193 के अधीन, एक है नियम 184 के अधीन, और एक है कार्य स्थगन प्रस्ताव के अधीन। 193 नियम के अधीन जो चर्चा होती है उसमें केवल हम बोलते हैं, सरकार जवाब देती है, और अंत में यह कहकर कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, हम बहिर्गमन कर जाते हैं। चर्चा टॉकआउट हो जाती है और विपक्ष वॉकआउट हो जाता है। जो 184 के तहत चर्चा है उसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है, मतदान होता है। तो जब तक इनके पास CBI जैसा सहयोगी दल है, मतदान में हम जीत ही नहीं सकते। वो इनके लिए अपने आप मत जुटा देता है। इतनी तलवारें लटकी हुई हैं कि इतने विरोधी दल वहां ऐसे हैं जो भाषण हमारे साथ देते हैं, वोट इनके साथ करते हैं। तो 184 में ये वैसे ही जीत जाते हैं। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नीचे चर्चा होती है मित्रों, वो सबसे प्रभावी विधा है। अभी आपने देखा जिस दिन संसद शुरू हुई, पहले ही दिन हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया आसाम की हिंसा पर, कोकराझार की हिंसा पर। इतनी धीर गंभीर चर्चा, इतने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न, इतने बिंदु सवालों के रूप में उस चर्चा में उभरे। पर आपने देखा जब बाद में गृह मंत्री जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये एक मैं बयान लाया था यहां पढ़ने के लिए, तब तो मैंने पढ़ा नहीं, चलो चर्चा के अंत में पढ़ देता हूं। यानी पूरी चर्चा उनके लिए बेमानी थी। क्या विषय हमने निकाला, क्या बिंदु हमने उठाए, क्या प्रश्न हमने पूछे, क्या सवाल हमने रखे, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। जो बयान वो लाए थे पढ़ने के लिए, उसको पढ़ करके उन्होंने उत्तर दे दिया। हमने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे बताओ, उन्होंने कहा कैंपों में हम लुंगी दे रहे हैं, टूथपेस्ट दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, साथ में ब्रश भी दे रहे हैं। तो जब स्पीकर साहब के कमरे में हमें बुलाया गया चर्चा कर लो, तो बैठे थे शिंदे जी मंत्री जी। तो मैंने कहा जी ऐसी चर्चाओं के जवाब लेने के लिए हम नहीं बैठे। सबसे प्रभावी विधा कार्य स्थगन का जवाब अगर लुंगी, टूथपेस्ट और सोप से मिलता है तो हमको चर्चा नहीं करनी। हमने अपनी 3 मांगे रखी और संसद की कार्रवाई बंद कर दी। अब आपको एक प्रश्न यह भी किया जाता होगा, क्योंकि जो घोटाला है वो तो मैंने बताया, जो सवाल आपको किए जाते हैं उनके जवाब भी आपके पास होने चाहिए। पहली बात तो यही सवाल, चर्चा क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब मैंने दिया कि क्या करें चर्चा, अगर चर्चा के जवाब ऐसे मिलकर के, क्योंकि एक और चीज बताऊं, एक बार अगर सदन में एक विषय पर चर्चा हो जाए तो नियम यह कहता है कि उस सदन में आप दोबारा उस विषय को उठा नहीं सकते। तो अगर हम चर्चा कर लें तो 24 घंटे में विषय समाप्त। उसके बाद तो स्पीकर सीधी कहेंगी
कि ये देखिए रूल बुक कहती है, अब हो गया ना, अब आप ये विषय नहीं उठा सकते, बाकी काम करिए। तो हम चर्चा करके क्या विषय को मृतप्राय कर दें, इतने बड़े विषय को? ये तो उस सवाल का जवाब है कि चर्चा क्यों नहीं करते। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता होगा, चर्चा ना करके, संसद को बंद करके करोड़ों करोड़ का नुकसान करवा रहे हैं ये लोग, पूछा जाता है ना। कोई कहेगा 10 करोड़ का नुकसान करवा दिया आपने, कोई कहेगा 20 करोड़ का नुकसान करवा दिया। मित्रों, अगर 10 करोड़ का नुकसान हम करवाते हैं तो 1.25 लाख करोड़ का पैसा भी हम दिलवाते हैं। उसके कारण से ये मैं आपको बताना चाहती हूं। याद करिए, पूरे का पूरा शीतकालीन अधिवेशन 2G स्पेक्ट्रम में संसद बंद रही थी, याद है ना, पूरा विंटर सेशन। और हमारे उस जन दबाव का कारण, जो संसद में प्रभावी ढंग से हमने वो विषय उठाया, उसके कारण वो 9 के 9 लाइसेंस रद्द हुए थे। दोषी व्यक्ति जेल गया था, पर उन लाइसेंस के रद्द होने का प्रभाव क्या है आप जानते हैं? वो 9 लाइसेंस इन्होंने 1658 करोड़ रुपया प्रति लाइसेंस के तौर पर बांटे थे। एक एक लाइसेंस 1658 करोड़ में दिया था। और इसी के ऊपर उसने कहा था कपिल सिब्बल ने, जीरो लॉस, याद है ना, जीरो लॉस। मित्रों, जो लाइसेंस हमारी उस संसद को बंद रखने के कारण, दबाव बनाने के कारण रद्द हुए, उसी लाइसेंस की बेस कीमत उसी कपिल सिब्बल ने एक एक लाइसेंस की 14 हजार करोड़ रुपए रखी है। तय हुआ है वो लाइसेंस नीलाम होंगे, और जो बोली में नीचे रखा जाता है ना, तो बहुत व्यापारी बैठे, जब बोली लगती है तो एक बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस, कि इससे ऊपर शुरू करोगे, यानी जब उसकी बोली लगेगी तो 14,001 से शुरू होगी, 14,001 से शुरू होगी। मिनिमम प्राइस कह दो, मिनिमम प्राइस। वैसे अंग्रेजी में उसको बेस प्राइस कहते हैं, कोई रिजर्व प्राइस कहता है, रिजर्व प्राइस कहता है, कोई मिनिमम प्राइस कहता है, जिस पर नीलामी की बोली शुरू होती है। 14,000 करोड़ बेस प्राइस रखा है, यानी बोली शुरू होगी 14,001 करोड़ से। हो सकता 15 पे छूटे, 16 पे छूटे, मैं कहती हूं 14,000 पे ही छूट गई, 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। अगर 14,000 पर भी छूट गई मित्रों, तो 14,000 करोड़ जरब 9, 1,26,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने में आएगा, इसलिए कि हमने संसद बंद रखी थी और ये लाइसेंसेस रद्द करवाए थे।